वेलकम गाइज। आज हाजिर हूँ आप लोगों के सामने अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ को लेके फिर से। जो हम लोगों का सीरीज चल रहा है उसमें आज की वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो देखते हैं हम लोग आज अपनी क्वेश्चन 231 से। तो आज का क्वेश्चन है 231 का, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, डिंगल का प्रयोग किया गया था। तो इसका आंसर सी, आदिकाल में वीर रस की रचनाओं में डिंगल भाषा या शैली का प्रयोग किया गया। यह दो भाषाओं के मिश्रण से बनी है। कौन कौन से? तो अपभ्रंश प्लस राजस्थानी मिलके डिंगल का प्रयोग हुआ है, ठीक है। और अपभ्रंश और ब्रज भाषा मिलके पिंगल का हुआ है। जबकि आदिकाल में कोमलकांत पदावली के लिए पिंगल भाषा या शैली का प्रयोग किया जाता था। यह दो भाषाओं के मिश्रण से बनी है। अपभ्रंश प्लस ब्रजभाषा मतलब पिंगल। अपभ्रंश के साथ अगर ब्रजभाषा का प्रयोग होता है तो वो पिंगल होता था, और अपभ्रंश के साथ राजस्थानी का प्रयोग होता था तो वो डिंगल होता था। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दानुशासन के लेखक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, हेमचंद्र। शब्दानुशासन हेमचंद्र का व्याकरण ग्रंथ है। इसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश है। रस मीमांसा, जिसका समय 1949 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दोहा कोश सरहपा का है। पहुम चरियु स्वयंभू की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिक बारी किसकी रचना है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, अमीर खुसरो की है। खालिक बारी ये क्या है? एक कोश ग्रंथ है। दो सुखने, हालात कन्हैया, नजरान हिंदी, पहेलिया, मुकरिया, गजल इत्यादि अमीर खुसरो की रचना है, ठीक है। नोट में देखते हैं, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? तो निजामुद्दीन औलिया के। इनके गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि तथा प्रथम कवि कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। गुलेरी जी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। इस बार के जो 8 जनवरी को हुआ था नेट का पेपर, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसे ही वन लाइनर में। अपभ्रंश, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सबसे पहले चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। इनमें कौन सा जुग्म संगत है? इसमें संगत पूछा है, तो इसमें संगत है बीसल देव रासो नरपति नाल, यही सही है ए। बाकी ये सब संगत नहीं है, क्योंकि खुमान रासो जगनिक का नहीं है। जगनिक का तो परमाल रासो है, खुमान रासो जगनिक का नहीं है। विजयपाल रासो ये लिख रहा है चंद्रवरदाई, ये भी असंगत है। परमाल रासो दलपति ये इधर का उधर करके दिया है। तो यहाँ देख लेते हैं, रचना के अनुसार संगत क्रम दिया हुआ है। विसल देव रासो नरपति नाल जो कि हमारा सही आंसर था। खुमान रासो दलपति विजय, विजयपाल रासो नल्ल सिंह और परमाल रासो जगनिक, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउल बेल किसकी रचना है। तो राउल बेल रोडा कवि का है। इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा, राउल बेल रोडा कवि। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई, उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा, पौमचरियु स्वयंभू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है। तो रामचंद्र शुक्ल ने मानी है, सी, ठीक है। रासो की उत्पत्ति मानने वाले विद्वान रसायन से कौन कौन है, देखिए। रसायन से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। राजसूय से गारसा दत्तासी ने राजसूय से माना है। हरप्रसाद शास्त्री राजयस, नरोत्तम स्वामी रासक और नंद दुलारी वाजपेयी रास से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है। तो इसमें सही अनुक्रम पूछ रहा है, तो देखते हैं सही अनुक्रम इसमें सबसे पहले कौन है। तो इसका आंसर ए ही है, भारतेश्वर बाहुबली रास सबसे पहले। ये किसका है? भारतेश्वर बाहुबली रास किसका है? ये शालीभद्र सूरी का है। और शूलीभद्र रास ये जिनधर्म सूरी का है। और नेमिनाथ रास ये सुमति गण का है। और संगीत रत्नाकर सारंगदेव का है। तो देखते हैं इसका आंसर ए ही हो जाएगा। यहाँ देखिए प्रकाशन वर्ष के से दिया, भारतेश्वर बाहुबली रास 1184, स्थूलीभद्र रास 1209, नेमिनाथ रास 1213, संगीत रत्नाकर 13वीं शताब्दी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौम चरियु किसकी रचना है? तो ये पौम चरियु स्वयंभू की रचना है। आंसर सी हो जाएगा। पौम चरियु राम कथा है। रिठड़ेमी चरियु तथा स्वयंभू छंद जैनाचार्य स्वयंभू की रचना है। यह अपभ्रंश के कवि माने जाते हैं। इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अब्दुल रहमान द्वारा रचित एकमात्र ग्रंथ संदेश रासक है, जिसका रचना काल 12वीं सदी की उत्तरार्ध तथा 13वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। हिंदी में लिखा जाने वाला यह पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। इसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह का वर्णन है। संदेश रासक एक खंड काव्य है। किसी मुसलमान द्वारा हिंदी में लिखा जाने वाला यह प्रथम ग्रंथ है। कौन सा? संदेश रासक। चंद्रबरदाई द्वारा लिखित एकमात्र रासो काव्य पृथ्वीराज रासो है। यह प्रबंध शैली तथा डिंगल भाषा में लिखा जाने वाला वीर तथा श्रृंगार काव्य है। डिंगल भाषा किसके मिश्रित से बनता है? तो अपभ्रंश प्लस अपभ्रंश के साथ क्या? राजस्थानी। अपभ्रंश प्लस राजस्थानी से डिंगल बनता है और अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा से पिंगल बनता है। अभी हम लोगों ने पीछे क्वेश्चन में देखा था, ठीक है। तो देखो लिखा एकमात्र रास रासो काव्य पृथ्वीराज रासो है। यह प्रबंध शैली तथा डिंगल भाषा में लिखा जाने वाला वीर तथा श्रृंगार काव्य है। चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि तथा पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है तथा चंद्रबरदाई को 56 छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। विद्यापति संस्कृत, अवहट तथा मैथिली भाषा में रचना करने वाले प्रथम कवि है। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राजदरबारी कवि थे। विद्यापति को श्रृंगारी, भक्त एवं रहस्यवादी कवि माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाकारों के साथ उनकी रचनाओं को सुमेलन कीजिए। तो ज्योतिश्वर ठाकुर का क्या है? इनका बड़ रत्नाकर है, तो 4 हो जाएगा। ए का 4 किस में है? एक ही में है, ए नंबर में, तो इसका आंसर ए ही हो जाएगा। देखिए, क्योंकि और कहीं ये है नहीं। तो यहाँ देख लेते हैं कौन किसका है, क्योंकि आंसर तो हमको पता चल ही गया। बड़ रत्नाकर, ज्योतिश्वर ठाकुर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर भट्ट, बीसल देव रासो नरपति नाल, राहुल बेल रोडा कवि, खुमान रासो 9वीं शती में दलपति विजय का है। ठीक है, ये 2012 का पूछा गया क्वेश्चन है। पुष्यदंत किस शताब्दी के कवि थे? तो पुष्यदंत 10वीं शताब्दी के कवि थे। इसका आंसर सी हो जाएगा। पुष्यदंत का आविर्भाव 972 ईस्वी है, मतलब 10वीं शताब्दी। पुष्पदंत अपभ्रंश के महाकवि है। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्प कवि को भाखा की जड़ कहा है। किसने? शिव सिंह सेंगर ने। पुष्यदंत की 3 रचनाएं हैं। पुष्पदंत की 3 रचनाएं प्रकाश में आ चुकी है। कौन कौन सी? महापुराण, जसहर चरियु और नय कुमार चरियु। ठीक है, तो महापुराण में क्या है? इसमें कुल 102 संधियां है। जसहर चरियु में क्या है? तो यह काव्य 4 संधियों में पूरा हुआ और इसमें नाम अनुसार यशोधरा का जीवन चरित और उनके जन्मांतरों का वर्णन है। किसका? यशोधरा का। फिर नय कुमार चरियु में क्या है? इस काव्य में 9 संधियां हैं। पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुलतिलक आदि उपाधियों से विभूषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहा कोश किसकी रचना है? तो दोहा कोश सरहपा की रचना है। इसका आंसर बी हो जाएगा। दोहा कोश सरहपा 8वीं शताब्दी के कवि तथा हिंदी के प्रथम कवि की रचना है। सरहपा हिंदी के साथ साथ सिद्धों में भी प्रथम कवि है। सबरपा की प्रमुख रचना चर्यापद है। यह एक प्रकार का गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्यापद संध्या भाषा के दृष्टिकूट में लिखी गई है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री के बौद्ध गान ओ दोहा में सरहपा और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित है। किसमें? बौद्ध गान ओ दोहा में। इसे प्राचीन बांग्ला भी कहा है। दोहा कोश में तिल्लोपा, सरहपा, कन्नपा के दोहों को संग्रहित किया गया है, जिसका संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचना काल की दृष्टि में से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। तो रचना काल की दृष्टि से देखते हैं, इसमें ए ही हो जाएगा इसका आंसर। पहले कुवलय माला कथा, फिर राहुल बेल, फिर उक्ति व्यक्ति प्रकरण, फिर वर्ण रत्नाकर।
तो इसका समय यहाँ देख लेते हैं हम लोग। कुवलयमाला उद्योतन सूरी का है 778 ईस्वी। राहुल बेल 10वीं शताब्दी का है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी की और वर्ण रत्नाकर 14वीं शताब्दी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो देखिए, इसमें से अब्दुल रहमान का क्या था, संदेश रासक, जो हमको पहले पता है उसको देख रहे हैं। तो सी का वन 2 जगह दिया है, बी में भी और डी में भी। उसके बाद पौमचरियु किसका है, तो स्वयंभू का, ए का टू बी वाला सही हो जाएगा। देखिए आंसर बी। पौमचरियु, स्वयंभू, महापुराण, पुष्पदंत, संदेश रासक, अब्दुल रहमान, चर्यापद, सबरपा, राहुल बेल, रोड़ा कवि। अच्छा, एक चीज आप लोग काम करिएगा, जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आप लोग पहले आंसर पे ध्यान ना देके खुद से ही उसको मतलब रोक दीजिएगा, फ्यूज कर दीजिएगा, फिर अपने से खुद का आंसर पकड़िएगा, फिर आंसर देखिएगा। तो ऐसे आप समझ पाएंगे कि कितना आंसर इसमें से आपको आ रहा है। मैं भी उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है, तो सिद्ध साहित्य से है। इसका आंसर ए हो जाएगा। सरहपा सिद्ध साहित्य से संबंधित है। राहुल संस्कृत्यायन ने इनका समय 769 ईस्वी माना है। इनकी रचना दोहा कोश है। सरहपा के अन्य नाम सरहपात, सरोज वज्र तथा राहुल भद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश का मुख्य छंद है। अपभ्रंश का मुख्य छंद क्या है, तो अपभ्रंश का मुख्य छंद इसमें, इसका आंसर ए है, दोहा है। अपभ्रंश का मुख्य छंद दोहा है। अपभ्रंश का मुख्य छंद दोहा, पद्धट्टिका, अरिल, कड़वक, तोमर, त्रोटक इत्यादि है। दोहा को अपभ्रंश काल में दोहा भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमात्म प्रकाश के रचनाकार है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, जोगिंदर, या इन्हीं को जोइंदु भी कहते हैं। तो परमात्म प्रकाश जोइंदु की रचना है। जोइंदु या जोगिंद्र की रचनाओं में अपभ्रंश में दोहा काव्य परंपरा का आरंभ माना जाता है। राम सिंह की पाहुड़ दोहा, हेमचंद की कुमाल पाल चरित्र तथा मेरुतंग की रचना प्रबंध चिंतामणि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काल के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है, तो काल के अनुसार इसमें देखिए सबसे पहले आ जाएगा पौमचरियु, उसके बाद खुमान रासो, फिर विसल देव रासो, फिर चंदन बाला रास। ठीक, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं सही। पौमचरियु 8वीं सदी की है और खुमान रासो 9वीं सदी का, विसल देव रासो 1155 ईस्वी, चंदन बाला रास 1200 ईस्वी के लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबरस के रचनाकार है। सबरस के रचनाकार कौन है, मुल्ला वजही। इसका आंसर ए हो जाएगा। सबरस दक्षिणी गद्य के प्रसिद्ध कवि मुल्ला वजही की कृति है। इसे उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हठ योग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, गोरखनाथ। नाथ पंथ का मूल बौद्धों की वज्रयान शाखा है। बौद्ध सिद्धों में उत्पन्न विकार के विरोध स्वरूप गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया तथा 60 चक्रों वाला योग मार्ग चलाया और नाथ पंथ की स्थापना की। इसका प्रचार प्रसार राजपूताना तथा पंजाब में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुवलयमाला कथा के रचनाकार है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, उद्योतन सूरी। कुवलयमाला के रचनाकार है उद्योतन सूरी। देखिए यहाँ दिया हुआ है, कुवलयमाला एक गद्य है जिसके रचनाकार उद्योतन सूरी है। समय इसका 9वीं सदी है। भाषा आदिकालीन है। ठीक है, ये सब देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्माड़ की रचना कौन है, तो इनका है संदेश रासक बी। किस सदी की है, 13वीं सदी की है संदेश रासक। प्रकृत पैंगलम 14वीं सदी की है। जयचंद्र प्रकाश 12वीं सदी की है। प्रबंध चिंतामणि 1304 ईस्वी। 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है। इसमें से कौन 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, हेमचंद्र। ठीक है, हेमचंद्र किस सदी के हैं, तो ये 11वीं सदी के हैं, है ना। हेमचंद्र का समय 11वीं सदी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए दिया हुआ है, सरहपा का समय है 8वीं सदी, हेमचंद का समय है 11वीं सदी
और शबरपा का है 8वीं सदी, स्वयंभू का भी है 8वीं सदी। ये सबका 8वीं सदी है, लेकिन हेमचंद का केवल इसमें 11वीं सदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्पदंत की प्रबंध रचना है। पुष्पदंत की प्रबंध रचना कौन सी है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, नय कुमार चरियू। पुष्पदंत की प्रबंध रचना नय कुमार चरियू है। अन्य रचनाओं के रचनाकार इस प्रकार है: रिठमेणी चरु या अरिष्टनेमी चरित स्वयंभू, पौम चरियू या पद्य चरित स्वयंभू, ये भी प्रबंध काव्य है। भविष्यत कहा या सूर्य पंचमी धनपाल की है। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है, तो कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा बी, वर्ण रत्नाकर। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक वर्ण रत्नाकर है। ठीक है, इसके लेखक ज्योतिरेश्वर ठाकुर है। यह शब्दकोश ग्रंथ है ना, और इसका रचनाकाल 14वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। इसका सही अनुक्रम बताना है। तो इसमें से सबसे पहले दोहा कोश आएगा, तो दो में दिया है, तो देखते हैं। दोहा श्रावकाचार, फिर ये भी दोनों में है। कीर्तिलता संदेश, कीर्तिलता डी होना चाहिए, नहीं, संदेश राशक। इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए यहाँ समय दिया हुआ है, दोहा कोश 8वीं सदी, उसके बाद श्रावकाचार 933 ईस्वी, संदेश राशक 12वीं 13वीं सदी, कीर्तिलता। दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया। दोहा कोश लिखा तो सरहपा, ये रचना सरहपा की है, लेकिन संपादन किसने किया है दोहा कोश का? डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। तो अगर संपादन पूछे तो प्रबोध चंद्र बागची लगाना है, और अगर रचनाकार पूछे तो सरहपा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो देखिए इसमें से कौन सा हम लोगों को बी प्रबंध चिंतामणि, ये तो कितनी बार आप लोग देख चुके क्वेश्चन में। तो प्रबंध चिंतामणि किसकी है? मेरुतुंग की है, 2, बी का 2, तो बी का 2 एक ही में दिया है, ए में। इसका आंसर ए ही हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं सबका सही। कुमारपाल प्रतिबोध का है, कौन सा? कुमारपाल प्रतिबोध किसका है? सोमप्रभ सूरी का है। प्रबंध चिंतामणि किसका है? मेरुतुंग का है। कुमारपाल चरित्र हेमचंद का है, और हमीर रासो सारंगधर का है। परमाल रासो, जिसे आलाखंड भी कहते हैं, जगनिक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। अब इसमें देखिए, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। देख लेते हैं यहाँ, दयाल दास का है ये रठौड़ा रिख्यात, गोरखनाथ का है बैराट पुराण, पुष्पदंत का है उत्तर पुराण, जिनदत्त सूरी का है उपदेश रसायन रास, सारंगधर का है सारंगधर पद्धति। तो सारंगधर पद्धति सारंगधर का, ठीक है, ये तो नाम से ही पता चल रहा है। और उत्तर पुराण पुष्पदंत। जो इजी है 2-3 इसमें वो याद कर लीजिए, जो कठिन लग रहा है उसको अगर ऐसे आ जाएगा एक साथ इतने सारे को वो करने के लिए, तब तो आप पकड़ पाएंगे। अगर आसान और कठिन मिला के देगा तो आसान और कठिन मिला के ही देगा। ऐसा नहीं होगा कि डिफिकल्ट ही देगा, और ऐसा नहीं होगा कि आसान ही देगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था। क्या था शून्य का पूरक तत्व? तो ज्ञान था। आंसर इसका डी हो जाएगा। हिंदी साहित्य के आदिकालीन सिद्ध साधक जोगियों की काव्य रचनाओं में उल्लिखित शून्य का पूरक तत्व ज्ञान था। वज्रयानियों के अनुसार पानी में नमक मिलने की तरह साधक शून्य में विलीन होकर महासुख की दशा को प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? तो इसमें आंसर बी हो जाएगा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ये क्या है? व्याकरण ग्रंथ है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण अत्यंत महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ है, जो पंडित दामोदर शर्मा द्वारा लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काल क्रमानुसार संगति क्रम क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कुवलयमाला, राउलबेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और कीर्तिलता। यहाँ देख लेते हैं, कुवलयमाला 9वीं सदी, राउलबेल 11वीं, उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं और कीर्तिलता 14वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालक्रम की दृष्टि से इनमें सबसे पुराना कवि है। इनमें सबसे पुराना कवि कौन है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, विद्यापति। विद्यापति हमारे आदिकाल के हैं। ठीक है,
और ये लोग बिहारी, सूरदास, तुलसीदास, ये लोग भक्ति काल में आ जाते हैं और विद्यापति आदि काल में आते हैं। यहाँ समय दिया हुआ है सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नाम नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, कन्नपा, क्योंकि कन्नपा क्या है, सिद्ध है ना, ये नाथ नहीं है, बाकी ये लोग नाथ है। सिद्धों में लास्ट में पाल लगता था ना, तो कन्नपा सिद्धों में आते हैं। देखिए आंसर सी। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ एवं गोरखनाथ थे। शिव के उपासक नाथ योगियों की संख्या 9 थी, जिसमें गोरखनाथ, मत्स्येंद्र नाथ, जलंधर नाथ, चौरंगी नाथ, गोपीचंद्र, भरथरी, चुड़कर नाथ तथा जलंधरी पाव आदि ने नाथ साहित्य का विकास किया। कन्नपा आदिकालीन सिद्ध कवि है। सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है, नाथों की संख्या 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरखवाणी नामक पुस्तक के संपादक है। तो गोरखवाणी किसका है, संपादक कौन है? तो पीताम्बर दत्त बर्थवाल है। इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए, गोरखवाणी नामक पुस्तक के संपादक डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल है और प्रस्तुत पुस्तक का प्रकाशन हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से हुआ है। इसमें गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणिक मानकर उनका वर्णन किया गया है। तो इसमें गोरखनाथ के कितने ग्रंथों का? तो 14 ग्रंथों का। ठीक है, तो गाइज आज हम लोग अपना क्वेश्चन यहीं पे रोकते हैं। अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में। और ये सीरीज आप लोग हमेशा देखते रहिए, हर वीडियो देखिए, क्योंकि ये बहुत ही उपयोगी पुस्तक है जिसमें से मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन करवा रही हूँ। इसमें प्रीवियस ईयर में जितने भी हुए हैं क्वेश्चन, सारा ही जितने भी एग्जाम में, टीजीटी हो, पीजीटी हो, नेट हो, वो सब में हुआ है, वो सारा क्वेश्चन का इसमें व्याख्या के साथ दिया हुआ है। तो ये पूरा करने में हम लोगों का इस सीरीज को टाइम तो लगेगा, लेकिन हम लोग इधर उधर ढूंढते फिरते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाए, बच्चे ढूंढते हैं ना, और वो सारी प्रीवियस ईयर हम इस बुक से करा रहे हैं। तो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद ही होगा। और कोई भी अगर सुझाव हो तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, जो भी राय हो कमेंट में लिख सकते हैं। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।